हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मादा जनन तंत्र। इसकी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र के बारे में, है ना। तो आज हम इसका डिटेल करेंगे मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र जो होती है वह मुख्य अंगों से मिलकर बनी होती है। हम यहाँ जान लेते हैं कि वह मुख्य अंग कौन कौन से हैं। एक जोड़ी उसमें अंडाशय मिली होती है, एक जोड़ी अंडवाहिनी मिली होती है तथा एक जोड़ी गर्भाशय भी पाया जाता है। योनि और योनि अंग मौजूद होते हैं तथा संबंधित जो ग्रंथियां मौजूद होती हैं, ये सभी मिलकर मादा जनन अंग तैयार करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। मनुष्य का जो मादा जनन तंत्र होता है वह कई अंगों से मिलकर बना होता है, जो मादा युग्मक युग्मक के निर्माण के साथ साथ हार्मोन भी निर्माण करता है। युग्मक के निर्माण के साथ साथ क्या करता है, हार्मोन का भी स्त्रावण करता है, निर्माण करता है। और ये जब हार्मोन निर्माण होता है द्वितीयक लैंगिक लक्षण को बनाए रखने के लिए और गर्भाशय के लिए, गर्भधारण में जो गर्भाशय मुख्य रूप से भूमिका निभाती है उसके लिए, और गर्भपतन को नियंत्रण बनाए रखने के लिए, दुग्ध स्त्रावण इत्यादि क्रियाओं को नियंत्रण करने की कार्य करता है मुख्य रूप से जो हार्मोन स्त्रावित होता है। हमने पढ़ा था कि नर जनन तंत्र में जो हार्मोन स्त्रावित होता है, ये है ना, हार्मोन स्त्रावित होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है जो सभी क्रियाओं को नियंत्रित करती है। इसमें भी युग्मक के साथ साथ एक हार्मोन का स्त्राव होगा जो अन्य लक्षणों को, अन्य क्रियाओं को नियंत्रित करेगा। मादा जनन तंत्र के अंदर ही भ्रूण का विकास होता है, वहीं पे उसका क्या होता है, पोषण भी होता है। मादा जनन तंत्र में अंडाशय को, मुख्य रूप से अंडाशय को मुख्य जनन कहा जाता है, जनन अंग कहते हैं, और बाकी जो शेष बचे अंग होते हैं उन्हें सहायक अंग या द्वितीयक जनन अंग कहा जाता है। इसके मुख्य अंगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो मुख्य अंग है वह पहला अंग है अंडाशय। तो स्त्री में एक जोड़ी बादाम के आकार के समान, है ना, एक जोड़ी बादाम के आकार के समान जो अंडाशय मौजूद होता है, जो कहाँ पर स्थित होता है, उदर गुहा के नीचे भाग में गर्भाशय के दोनों तरफ, उदर गुहा के नीचे गर्भाशय के दोनों तरफ एक एक संख्या में मौजूद होती है। प्रत्येक अंडाशय उदर गुहा की पृष्ठ दीवार से, हाँ, प्रत्येक अंडाशय उदर गुहा की पृष्ठ दीवार से मिजोबेरियम तथा गर्भाशय के चौड़े स्नायु से जुड़े होते हैं, है ना, गर्भाशय की जो चौड़े स्नायु होते हैं उससे जुड़े होते हैं। और इनसे होकर कई जो रुधिर वाहिका आपस में अंडाशय से जुड़ी होती हैं, इन्हीं से ज्वाइंट होते हुए, इन्हीं से जुड़ते हुए रुधिर वाहिका क्या करते हैं, अंडाशय से जुड़े होते हैं। जो अंडाशय की लंबाई होती है मुख्य रूप से 4 सेंटीमीटर की होती है, लंबाई 4 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर की होती है, और जो मोटाई होती है 1.5 सेंटीमीटर की होती है। ये मुख्य रूप से अंडाशय के पार्ट्स हैं। हमारा जो अगला पॉइंट है वह है अंडवाहिनी या फिलोपियन नलिका, है ना, अंडवाहिनी या फिलोपियन नलिका। प्रत्येक अंडाशय के पास एक झालरदार किप पाई जाती है ना, किप के समान जो मुख वाली एक एक नलिका शुरू हो जाती है, मीन्स वहाँ से बनना शुरू होती है। अंडाशय के पास झालरदार किप के समान एक एक नलिकाएं बनने शुरू होती हैं, और प्रत्येक जो नलिका होती है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। इनके जो किप के समान होने के कारण, किप के समान होने के कारण इसके जो स्वतंत्र सिरा होता है उसे फिब्री कहा जाता है। स्वतंत्र सिरा को फिब्री कहते हैं। इसकी दीवार पेशीय होती है ना, इसकी जो दीवार होगी वह पेशीय होगी, मांसल होगी, और इसकी फिब्री में अनेक सीलिया पाए जाते हैं। जो फिब्री कहते हैं हम, कीप की जो स्वतंत्र सिरा होता है उसे फिब्री कहते हैं, और फिब्री में अनेक सीलिया मौजूद होता है, जिसकी गति से के कारण जो अंडाशय से निकलने वाले जो अंडाणु होते हैं वे फिब्री में पहुंच जाते हैं, है ना। सीलिया के कारण जो अंडाशय में मौजूद अंडाणु होते हैं वह फिब्री में चले जाते हैं उसकी गति के कारण।
अंडवाहिनी के दूसरे सिरे गर्भाशय से जुड़े होते हैं। अंडवाहिनी का जो दूसरा सिरा होता है वह गर्भाशय से ज्वाइंट होता है। इस कारण जो अंडाणु होते हैं को उदर गुहा से ग्रहण करके गर्भाशय में पहुंचा दिया जाता है। उस अंडवाहिनी के माध्यम से जो अंडाणु होता है उदर गुहा से प्रवेश करते हुए गर्भाशय में पहुंच जाता है। जब अंडाणु अंडाशय के देह गुहा में आ जाता है, जब अंडाणु अंडाशय के देह गुहा में आ जाता है तो यह पूर्णतः परिपक्व नहीं होता है ना। जब वह अंडाशय के देह गुहा में पहुंचता है तो वह पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं हुआ रहता है। इसका शेष परिपक्वन अंडवाहिनी में ही होता है। जो शेष परिपक्वन होता है वह अंडवाहिनी में होता है ना। पूर्ण रूप से जो परिपक्व होने वाला रहता है वह अंडवाहिनी में चलती है। निषेचन की क्रिया भी अंडवाहिनी में ही होती है ना। अंडवाहिनी में ही निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वह संपन्न होती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है गर्भाशय। गर्भाशय नाशपाती के समान एक रचना होती है। नाशपाती के समान उसकी रचना पाई जाती है जो लगभग 7.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 3.5 सेंटीमीटर मोटी होती है। और उदर गुहा के नीचे श्रोणि भाग में अर्थात सबसे निचले भाग में मौजूद होता है। ठीक है। इसके आगे के तरफ मूत्र मार्ग पाया जाता है और पीछे की तरफ मलाशय अर्थात जहाँ से विसर्जन की क्रिया होती है। अपशिष्ट पदार्थों का विसर्जन आगे से और द्रव के रूप में, पीछे से ठोस के रूप में किया जाता है। इसका ऊपरी हिस्सा चौड़ा और निचला सकरा होता है। ऊपरी जो हिस्सा होता है वह चौड़ा होता है तथा निचला हिस्सा सकरा होता है। इसकी दीवार मोटी मांसपेशियों से बनी होती है। इसकी जो दीवार होती है वह मोटी होती है तथा मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है। दीवार की बाहरी पेशी है, दीवार की जो बाहरी स्तर होगा है ना, पेशी वाला जो स्तर होगा मायोमेट्रियम से मिलकर तथा भीतरी स्तर को एंडोमेट्रियम कहा जाता है ना। उस मांस पेशी जो है दीवार, उसकी बाहरी स्तर को मायोमेट्रियम और भीतरी स्तर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये पॉइंट आप अच्छे तरीके से देखिएगा। गर्भाशय का जो निचला सकरा भाग होता है, गर्भाशय का जो निचला सकरा भाग होता है और उभरा वाला जो भाग होता है ना, उसे ग्रीवा कहा जाता है, उसे ग्रीवा कहते हैं। निचला सकरा भाग और ऊपर का जो उभरा हुआ भाग है उसे ग्रीवा कहते हैं। जो योनि में जाके खुलता है, जो कहाँ पर खुलता है, योनि में खुलता है। गर्भाशय का मुख्य कार्य निषेचन अंडाणु को, जो निषेचित अंडाणु है को भ्रूण बनने में तथा उसके विकास के लिए, स्थान प्रदान करने के लिए वह मुख्य कार्य करता है। जो इम्पोर्टेंट उसका वर्क होता है वह निषेचित जो अंडाणु होता है उसको भ्रूण बनने तक तथा उसका विकास के लिए उसे स्थान प्रदान करना होता है। अगला हमारा पॉइंट है योनि तथा योनि अंग। किस प्रकार से यह जो प्रक्रिया चलेगी उसके बारे में हम पढ़ेंगे। योनि तथा योनि अंग, योनि अंग एक साथ भग कहलाते हैं, है ना। एक साथ क्या कहलाते हैं, भग के नाम से जाना जाते हैं। और योनि एक सक्रिय नली होती है। योनि एक सक्रिय नली होती है, पतली नली होती है जिसकी जो दीवार होती है पेशी उत्तकों से मिलकर बनी होती है। यह एक सक्रिय नली होती है जिसकी दीवार पेशी उत्तकों से मिलकर बनी होती है। इसकी ऊपरी सिरा गर्भाशय की ग्रीवा से जुड़ा होता है। हमने ऊपर पढ़ा कि ग्रीवा किसे कहते हैं, है ना। तो उसका जो ऊपरी सिरा होगा गर्भाशय में ज्वाइंट जो रहती है ग्रीवा उससे जुड़ा रहता है तथा दूसरा सिरा मादा जनन अंग जनन छिद्र के रूप में
बाहर यूरेथ्रा के छिद्र से पीछे खुल जाता है। ठीक है, दूसरा जो भाग होगा मादा जनन अंग छिद्र के रूप में बाहर जो मौजूद यूरेथ्रा के छिद्र में खुलता है ना। बाहर, उसके बाहर जो मौजूद होती है यूरेथ्रा, जिस पर जाकर खुलती है। इस छिद्र को योनि द्वार कहा जाता है। इस छिद्र को योनि द्वार कहा जाता है। और भग के दोनों किनारों पर दोहरी त्वचा की बनी एक रचना होती है। भग की जो दोनों किनारों पर, भग हमने किस कहा, योनि और योनि अंग को एक साथ क्या कहते हैं, भग। तो भग के दोनों किनारों पर दोहरी त्वचा की जो क्या बनी होती है, एक मोटी रचना बनी होती है, दो परतों की एक मोटी रचना बनी होती है, जिसे लघु भगोष्ठ कहा जाता है। जिसे लघु भगोष्ठ कहा जाता है। लघु भगोष्ठ के चारों तरफ, लघु भगोष्ठ के चारों तरफ एक मोटी मांसल रचना पाई जाती है। एक मोटी मांसल रचना पाई जाती है ना। मांसपेशियों से बनी होगी मांसल रचना, जिसे बृहद भगोष्ठ कहते हैं। यह त्वचा तथा वसा की बनी होती है, जिससे रुधिर वाहिकाएं तथा तंत्रिकाएं भी पाई जाती हैं। जिसमें क्या होती हैं, इस जो मोटी मांसल बृहद भगोष्ठ पाई जाती है, उसके अंदर मौजूद होती है रुधिर वाहिकाएं और तंत्रिकाएं। यौनावस्था में आरंभ होने पर, यौनावस्था जो होती है जब आरंभ होती है, इसके ऊपर बाल उगना शुरू हो जा कर देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर बाल उगना शुरू हो जाता है। योनि तथा मूत्र वाहिनी, योनि तथा मूत्र वाहिनी या यूरेथ्रा के द्वार के ऊपर है ना, द्वार के ऊपर एक उत्तक समूह का उभार होता है। योनि और मूत्र वाहिनी के या तो यूरेथ्रा के जो मुख्य द्वार होता है ना, उसके ऊपर एक उत्तकों का एक समूह पाया जाता है, जिसे भग्न सीसन कहा जाता है। जिसे भग्न सीसन कहा जाता है। यह पुरुष के शीशन मुंड के समान ही होता है। स्त्रियों में उत्तेजक अंग होता है ना। ये जो शीशन पाया जाता है भग्न शीशन, वह पुरुषों में जिस प्रकार से शीशन आकर्षण उत्तेजन पैदा करती है, उसी प्रकार से यह उत्तेजक का काम करता है। मैथुन के समय योनि के अंदर हे शीशन अंदर जाती है। जो मैथुन करने के समय योनि के अंदर ही शीशन प्रवेश करता है। योनि शुक्राणु सहित वीर्य को गर्भाशय में पहुंचा देता है। मुख्य जो योनि का काम होता है, वह शुक्राणुओं के साथ साथ जो वीर्य होती है, उसे गर्भाशय तक पहुंचाने का काम करती है। अगला जो हमारा पॉइंट है, मादा जनन तंत्र से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चंस है ना, जो ग्रंथियां पाई जाती हैं मादा जनन तंत्र से। नर जनन अंगों के समान ही मादा जनन अंग में कुछ ऐसे ग्रंथियां मौजूद होती हैं, जो कई ऐसी क्रियाएं होती हैं जिसको नियंत्रण करने का काम करती हैं। बर्थोलिन ग्रंथियां, पहला पॉइंट है हमारा बर्थोलिन ग्रंथियां। योनि की दीवार में जनन मूत्र कोटर अर्थात योनि की दीवार में जो मौजूद होती है जनन के लिए, जो है ना, जनन के लिए या मूत्र विसर्जन के लिए है ना, मलाशय के बीच एक जोड़ी ग्रंथियां मौजूद होते हैं, बर्थोलिन ग्रंथियां मौजूद होती हैं। जनन मूत्र कोटर अर्थात मूत्राशय के पास और मलाशय के बीच में है ना, मूत्राशय और मलाशय के मध्य में बीच में एक जोड़ी बर्थोलिन ग्रंथियां मौजूद होती हैं। इनका स्त्राव मैथुन उत्तेजना के समय योनि कोटर की क्षारीय तथा चिकना बनाता है। इसका जो स्त्राव तभी होता है जब मैथुन की उत्तेजना होती है और वह जब योनि में प्रवेश करता है, तो योनि के मार्ग को चिकना बना देता है तथा क्षारीय बना देता है, जिससे जो जीवाणु होते हैं इनकी नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है।
यह ग्रंथि नर की काउपर्स ग्रंथि से समजातता प्रदर्शित करती है। अर्थात जो यह ग्रंथि होती है ना, बर्थोलिन ग्रंथि, वह नर में जो पाई जाती है काउपर्स ग्रंथि, उससे मिलता जुलता प्रदर्शन करती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वह पेरिनियल ग्रंथि। ये एक जोड़ी बर्थोलिन के पीछे स्थित होती हैं। जो बर्थोलिन ग्रंथियाँ मौजूद होती हैं उसके पीछे एक जोड़ी पेरिनियल ग्रंथि मौजूद होती है। इसके स्त्राव की विशिष्ट जो उत्तेजना होती है ना, इसका स्त्राव तभी होता है जब विशिष्ट उत्तेजना पैदा होना होता है। अगला जो पॉइंट है हमारा रेक्टल ग्रंथियाँ। ये मलाशय के दोनों तरफ स्थित होती हैं और पीले रंग का ग्रंथि होता है। ये मलाशय के दोनों तरफ मौजूद होते हैं तथा यह पीले रंग का होता है और जिनका जो विशिष्ट उत्तेजक गंध पैदा करता है ना, उत्तेजना के लिए एक गंध का निर्माण करता है, गंध पैदा करता है। हमने जो मादा जनन अंग के बारे में पढ़ा है ना, मादा जनन तंत्र किससे मिलकर बना होता है, उसका अंग किससे मिलकर बना होता है, किस किस अंगों से वह मिलकर बना होता है, तब जाकर वह मादा जनन अंग कहलाती है। उनके बारे में हमने पढ़ा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम उसके कार्यों के बारे में डिटेल करेंगे। धन्यवाद।